Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I am Lakshmi ma'am and I am solving for you the previous year's NDA papers. We have done till now NDA 2 and 1 2021 both the papers completely. You can find the fully solved videos in the playlist. You can find in the description the link of that playlist. And now this is the series video for the NDA 2020 paper solutions. ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 वीडियो जो कि स्टार्ट होने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 5 and B is a matrix of order 5 cross 3, then what is the order of AB and BA respectively? आपको पता है AB का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? By the way, when AB matrix exists, when the columns of A are same as rows of B, the number of columns of A are same as number of rows in B. So that is the condition that AB exists. Now हमें क्या देखे रखा है? हमें देखे रखा है A is a matrix of order 3 cross 5 and बोला है B is a matrix of order 5 cross 3. Now you have to check the columns of A. They are 5 in number. Are they equal to number of rows of B? Yes, they are equal. So if this is the possible AB exists and इसका order क्या रहेगा? इसका order रहता है it's a order 3 cross 3. राइट, सो ए बी वुड बी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. सिमिलरली हम लोग बी के लिए काम करेंगे, बी का ऑर्डर था हमारा, बी ए के लिए काम करेंगे, बी का ऑर्डर था 5 क्रॉस 3 एंड ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 5. एंड नाउ हियर यू कैन चेक व्हाट डू वी हैव, द कॉलम्स ऑफ बी 3, they are equal to number of rows in A. So the order of this particular matrix would be what? It would be the BA matrix order would be 5 cross 5, which would be come by this values, right? Which would become by this values, 5 rows in a matrix B and 5 columns in a matrix A. So this definition must be known to you. तो clear है, इसका आंसर क्या आएगा? A B का आ रहा हमारा 3 cross 3 and B A का आ रहा 5 cross 5, तो ऑप्शन सी है इसका। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि था सीक्वेंसेस एंड सीरीज से। इफ p square q square and r square where p q and r are positive numbers are in gp, then which one of the following is or are correct? पहला स्टेटमेंट देके रखा है p, q and r are in gp. सेकेंड स्टेटमेंट बोला है ln p, ln q and ln r in ap. तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? दोनों भी सही है। ये सम सॉल्व करने के बाद आप ये पैटर्न वाले प्रॉब्लम्स का आंसर ध्यान में कर सकते हो। और ऐसा ही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आया था NDA 2 2021 में भी, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं NDA में, ठीक है। तो ध्यान से समझो, बहुत आसान है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता। जो दिया गया है उसको पकड़ो। क्या दिया है हमें? p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर इन gp दिया है, तो इसका मतलब होता है q स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा आपको पता है, व्हेन abc इन gp, इसका मतलब क्या होता है? b का स्क्वायर इक्वल टू ac, यही होता है ना। यही तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। उन्होंने बोला p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर इन gp, तो q स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? p स्क्वायर r स्क्वायर। अभी मुझे प्रूव करना है p q r के बारे में। मुझे इधर ये स्क्वायर नहीं चाहिए, इधर भी ये स्क्वायर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? टेक द स्क्वायर रूट, टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा आपको? लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा q का स्क्वायर, राइट हैंड साइड मिलेगा p r। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी ये चीज क्या बता रही है आपको? यही तो डेफिनेशन बता रही है। तो ये बता दे रही है कि p q r इन gp। हो गई बात क्लियर? तो ये तो क्या है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। और एक बात बता दूं, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ जीपी है। अगर p q r इन gp है, आपको अगर p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर इन gp है, तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या रहेगा? gp में रहेगा। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और दूसरा देखो, हमें ln p, ln q, ln r कहाँ से मिलेगा? हमें अप्लाई करना होगा लॉग। अभी हमने ये प्रूव करके रख लिया ना, इसको उठा लेते हैं टू प्रूव अबाउट द सेकेंड। तो ऑन द नेक्स्ट लाइन देखो, हमें अभी मिल चुका है q स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। तो मैं यहाँ पे लॉग अप्लाई कर रही हूँ बोथ द साइड। सो ln ऑफ q स्क्वायर इक्वल टू ln ऑफ पी आर। कैलकुलेट कर लो, ये होगा 2 टाइम्स ln q विद हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स, और राइट साइड में प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगाओ, ln p प्लस ln r आएगा। ये क्या बता रहा? ये बता रहा कि ln q इज इक्वल टू ln p प्लस ln r अपॉन 2, और ये है डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, राइट। इसका मतलब ln p, ln q एंड ln r क्या हो गया? इन AP हो गया। तभी तो जाके क्या हुआ था, ये जो ln q बंदा था, ये क्या हो गया था? अरिथमेटिक मीन ऑफ ln p एंड ln r। क्लियर है? तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, वही तो मैं बताने जा रही थी, ठीक है। अगर यहाँ पे ln p, ln q के ln r की जगह पे अगर वो बंदा बोलता है ln 3p, ln 3q, ln 3r, वो AP में है, तो वो भी सही रहता।
तो यहाँ पे जेनरिक एक स्टेटमेंट बना के रख लो, जब भी आपके पास ये स्टेटमेंट है पी क्यू आर इन जी पी, तो ये एल एन ऑफ जो भी सेम नंबर वाला एल एन 4p, एल एन 4q, एल एन 4r, ये भी एपी में रहेंगे। कुछ भी एल एन एन पी, एल एन एन क्यू, एल एन एन आर, ये भी क्या रहेंगे, एपी में रहेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी जाएंगे हम इसके साथ, है ना, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे इस क्वेश्चन में। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43। इफ कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 3x plus 2 equal to 0, then what is chord of alpha plus beta equal to? आसान सा सवाल आया था, हमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है कि नहीं, और यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, इसके रूट्स कौन है, कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा है। तो मतलब कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा को मैं क्या लिखूं, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस बी बाय द वे व्हाट आर दिस एबीसी, ए हमारा है 1, बी हमारा है -3 और सी क्या है, कांस्टेंट 2। तो निकालो फिर कॉट ऑफ अल्फा प्लस कॉट ऑफ बीटा की वैल्यू, ये आएगी 3/1 दैट इज 3, एंड कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा क्या आएगी वैल्यू, इट्स c/a, सी क्या है हमारा 2 है, 2/1 2। तो मिल गया हमें रिक्वायर्ड वैल्यूज, बट हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, हमें चाहिए था कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो आगे की लाइन पे काम करते हैं इसके लिए हम। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, जो मैं लिखने जा रही हूँ, कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद किया ना आपने, कॉट ए दैट इज कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा -1 अपॉन कॉट ऑफ अल्फा प्लस कॉट ऑफ बीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी वैल्यू तो प्रोडक्ट की है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या थी, वो c/1 2 -1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मतलब मैं बोलना चाहती हूँ सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या मिली हमें, हमें ये मिली थी 3, तो ये बन गया आंसर 1/3, जो कि देके रखा ऑप्शन बी में। बढ़ते आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये 44th क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सैटिस्फाई this relation. What is that relation? Note it. Alpha plus beta equal to alpha square beta square, alpha square plus beta square, and alpha into beta is equals to alpha square into beta square. ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, कौन करते हैं, the two roots of a quadratic equation. अभी पूछा गया what is the number of such a quadratic equation, मतलब अल्फा बीटा रूट्स तो है, बट ये रूट्स ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा वाला इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला इक्वेशन, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर वाला इक्वेशन। ये दो इक्वेशन ये रूट सेटिस्फाई करते, तो ऐसे कितने इक्वेशन बनेंगे पता है, टोटल 4 बनेंगे। देखो मैं बताती हूँ, अभी मैं कोई तो एक कंडीशन उठा के इसमें सॉल्व करूंगी, मैं इजी वाला कंडीशन उठाती हूँ, ये वाला। तो फ्रॉम 2 से हम लिखेंगे अल्फा बीटा को कॉमन लेके 1 माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 लिख सकते कि नहीं, तो ये हमें दे रहा है अल्फा बीटा इक्वल टू 0 हो सकता और अल्फा बीटा इक्वल टू 1, मतलब मुझे कितने वैल्यूज आए अल्फा इंटू बीटा के 2। अभी मेरे पास इक्वेशन 1 है काम करने के लिए, तो इक्वेशन 1 में देखो क्या हो रहा, वहां से हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अलजेब्रा का आइडेंटिटी है नहीं, लिख सकते कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है ना। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा, फिर ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का दी स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फा बीटा की दो वैल्यूज है, तो मैं यहाँ पे पहला एक स्टार मार्क कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ अल्फा बीटा इक्वल टू 0, तो ये बन जाता 0, तो यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाता, ले लेंगे, फिर 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा करके आएगा इक्वल टू 0, तो ये क्या दे रहा हमें, देखो इसको ब्रैकेट रहनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दे रहा। तो जब आपने एक वैल्यू ली अल्फा इंटू बीटा की, तो हमें अल्फा प्लस बीटा कितने आए, 2 आए ना। तो अभी इसको पकड़ के अल्फा इंटू बीटा 0 और अल्फा प्लस बीटा को पकड़ के इक्वेशन 1 बनेगा, फिर सेम अल्फा इंटू बीटा को पकड़ के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 लेंगे तो दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन, हियर ओनली वी गॉट हियर वी गेट 2 इक्वेशंस, बट हमारे पास अल्फा बीटा की और एक तो वैल्यू है ना, और एक सेट ऑफ वैल्यूज थी, उसमें भी तो आपको क्या मिलेंगे, 2 इक्वेशन मिलेंगी, आप कंफर्म कर सकते हो। हमें ये वैल्यू ये बची है ना वैल्यू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, ये वैल्यू अभी यहाँ पे फिर से पुट करो ये रीजन में और सॉल्व करो, वहां पे भी आपको अल्फा प्लस बीटा के 2 वैल्यूज आएंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ, देखो सॉल्व करके आपको, देखो आई वुड शो यू आफ्टर सॉल्विंग कि इसके दो इक्वेशन आएंगे, क्योंकि हमारे पास और एक है ना अल्फा बीटा इक्वल टू 1 लेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 हमें क्या दे रहा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लिखी अल्फा प्लस बीटा दी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अभी वो ले लिया मैंने 1, तो ये क्या हो रहा है, देखो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा दी स्क्वायर माइनस 2 है ना,
तो ये कैसे हो जा रहा है, ये अल्फा प्लस बीटा दी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। इसको टी लेके सॉल्व करो, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर दिख के आ रहे हैं आपको, माइनस 2t प्लस टी, है ना। तो इसके फैक्टर आपको दिख रहे हैं ना, टी माइनस 2 एंड क्या हो जाएगा, टी माइनस 2 एंड आपको लेना होगा टी प्लस 1, है ना, टी प्लस 1 आएगा। तो यहाँ से हमें मिल के आया ना, हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा की कितनी वैल्यू मिली, इक्वल टू 2 आएगा। ये टी की वैल्यू कौन है, टी की वैल्यू कौन है हमारी, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 आएगा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 आ रहा। तो टोटल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 के लिए दो इक्वेशन यहाँ पे बन रहे, हियर टू इक्वेशन। तो टोटल कितने इक्वेशन मिले हमें, 4। तो इसका ऑप्शन क्या रहना चाहिए, डी रहना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है बात, ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। 4 इक्वेशन, अल्फा इंटू बीटा के 2 वैल्यू आते हैं, वो 2 वैल्यू को पकड़ के एक एक को पकड़ के सॉल्व करने को, तो अल्फा प्लस बीटा के 2 वैल्यू आ रहे एक एक के लिए। अल्फा इंटू बीटा 0 रहता तो 2 आए, और अल्फा इंटू बीटा 1 रहता तो उसके अल्फा प्लस बीटा के 2 आए। तो ऐसे टोटल 4 इक्वेशन हम बना सकते। क्लियर है बात, स्ट्रक्चर क्लियर है यहाँ पे सोल्यूशन का। देखो अभी आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन नंबर, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर से। और क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर क्या है हमारा, 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 1 प्लस आई रूट 3, वेर आयोटा हमें तो पता ही है क्या है वो, रूट ऑफ -1। तो हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर इजी सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, इट इज नॉट इक्वल टू ए प्लस आई बी फॉर्म। तो हमें इसको क्या लाना है, ए प्लस आई बी फॉर्म में ढूंढ के लाना है। तो हमें ये फॉर्म में लाना है इसका। तो लाने के लिए तो आपके पास वेज है, एक तो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन करो, उससे आपको मिल जाएगा। दूसरा वे क्या रहेगा, आप इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करके भी कर सकते हो, यूलर फॉर्म में भी एक्सप्रेस करके भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी जैसे आपको करना है। अगर आप चाहो कॉन्जुगेशन का तो आप कर लोगे, मैं आपको यूलर फॉर्म से बताती हूँ, यूलर फॉर्म से ये सोल्यूशन बताती हूँ। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रही हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए, जो कि होता है अंडर द रूट ऑफ, ओके ये 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये आएगा 2। और मेरे को क्या चाहिए रहता है यहाँ पे, थीटा चाहिए रहता है। इसका जो थीटा आएगा, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ हम लेंगे मॉडुलस ऑफ y अपॉन मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, ये क्या आता है, tan इनवर्स ऑफ रूट 3। रूट 3 क्या होता है, 60 डिग्री में आता है ना tan में, है ना, तो ये हो जाता है 60 डिग्री। तो मैं अभी यूलर फॉर्म लिखने जा रही हूँ। देखो तो हम ये 1 प्लस आई रूट 3 का यूलर फॉर्म क्या लिखेंगे, 1 प्लस आई रूट 3 का यूलर फॉर्म आर ई टू द पावर आई थीटा, तो ये बन जाएगा 2 ई टू द पावर 60 आई। और 1 माइनस आई रूट 3 को कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात, 2 ई टू द पावर -60 आई होगा। तो मुझे अभी जो a प्लस बी आई जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ये वाला ये क्वेश्चन जो है अभी, ये क्वेश्चन मुझे अभी क्या मिला, ये मुझे मिलने जा रहा, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू व्हाट, न्यूमरेटर 2 e टू द पावर 60 आई, डिनोमिनेटर 2 e टू द पावर -60 आई। सॉरी मैंने उल्टा लिखा क्या, हाँ उल्टा लिखा, न्यूमरेटर में निगेटिव वाला था ना, कॉन्जुगेट वाला था, तो 2 e टू द पावर -60 आई एंड डिनोमिनेटर में 2 e टू द पावर 60 आई, तो 2 तो कट, ये क्या आ रहा है, e टू द पावर -120 आई आ रहा। अभी ये यूलर आइडेंटिटी है ना, इसको यूलर आइडेंटिटी को थीटा कॉस और साइन में लिखो, कॉस ऑफ -120 है ना, कॉस ऑफ 120 माइनस, तो वो क्या आएगा हमें, थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू हमें क्या आएगा, फिर यूलर आइडेंटिटी से लिखेंगे तो ये आएगा कॉस ऑफ 120 डिग्री माइनस आई साइन ऑफ 120 डिग्री। अभी कॉस ऑफ 120 डिग्री कैसे निकाल सकते हो आप, कॉस 90 प्लस 30 करके, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, और 90 प्लस करने से कॉस बन जाएगा साइन, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 30, है ना, साइन 30, और ये क्या होगा, साइन 120 मतलब साइन 90 प्लस 30, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता, 90 प्लस 30 कौन देगा, कॉस को देगा, तो ये हो जाएगा कॉस 30। अभी इसके वैल्यू लिख दो, इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे माइनस हाफ, और इसकी वैल्यू आएगी √3/2, इधर आई था ना, आई को भूल गई मैं, तो ये आएगा आई √3/2। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिल रहा है भला, हमें मिल रहा 1 माइनस आई √3 मतलब -1 माइनस आई √3/2, ये मिल रहा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मिल रहा, a प्लस आई बी हमें क्या मिल रहा, -1 माइनस आई √3/2 मिल रहा। थोड़ा लेंदी लगा रहेगा बट आपको प्रोसेस तो समझ में आया ना। आपके पास शॉर्टकट अप्रोच है, क्या है, इसको आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन करो, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं आपको पता है ना, वैसे वो करो, आपको यही आंसर आएगा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अभी इसका हमें क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए। आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आपको निकालना होता है थीटा, थीटा का निकालने का फॉर्मूला मैं बताती हूँ, वो रहता है tan इनवर्स ऑफ मॉड y अपॉन मॉड x। यहाँ पे मैंने a और b लिया है तो मैं लिखूंगी मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a,
ठीक है, ये फॉर्म में लिखूंगी। मॉडुलस में लेते और क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका आर्ग्यूमेंट बताते, ठीक है, मॉडुलस ऑफ बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो ये क्या आएगा, ये tan इनवर्स ऑफ √3 ना, √3 tan इनवर्स ऑफ √3 कितना आ रहा, 60 डिग्री आ रहा। बट हमें चाहिए आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके पोजीशन वाइज डिपेंड करती है। ये आर्गेन प्लेन में कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट हमें मिला, ये आर्गेन प्लेन में कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट का आर्ग्यूमेंट क्या रहता है, 180 प्लस करके रहता है, 180 प्लस ये थीटा, हमने ये थीटा कैलकुलेट किया ना, तो देयरफॉर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, 180 डिग्री प्लस थीटा, दैट इज 180 प्लस 60 डिग्री। तो कितना आएगा ये 180 प्लस 60, ये कितना होगा 240 डिग्री। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फिर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। मुझे पता है आपको इसके अदर अप्रोचेस भी पता रहेंगे, जो आपको कन्वीनियंट लगता है उसी से करो। मैं चाहती थी कि यूलर फॉर्म का यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तो मैंने उससे सॉल्व किया। देर आर मल्टीपल वेज, आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, या तो सिंपल प्रोसेस क्या है, आपको कॉन्जुगेशन करो, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। बट उसके बाद का आंसर तो ये तो सेम ही रहेगा सभी का, भले वो कोई भी अप्रोच से करता होगा। ठीक है, क्लियर है आपको आर्ग्यूमेंट का आंसर। अभी देखते हैं और एक क्वेश्चन जो कि आया था कॉम्प्लेक्स नंबर पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से देखो, ये क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में उसका कॉन्जुगेट देके रखा है। तो मैं तो इसको बोल सकती हूँ, अगर ये z है तो ये z बार है ना, और मुझे पता है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z बार। तो ये तो मैं इनका मॉडुलस लेने जाऊँ तो दोनों का मॉडुलस, ये तो कटने वाला 1 ही आएगा, तो क्यों सॉल्व करें हम ज्यादा टाइम देके, ये तो ऑप्शन 1 बी है। समझा, प्रॉपर्टीज से मैंने सॉल्व किया। ठीक है, अगर आप चाहो तो न्यूमेरेटर का मॉडुलस लिखो, डिनोमिनेटर का मॉडुलस लिखो, दोनों का इक्वल सेम वैल्यू रहता, कट जाता 1 आता। बट वही बता रहा ना, ये इजी अप्रोच बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो 47th देखो अभी, consider the proper subsets of this particular set, how many of these proper subsets are superset of the set singleton 3। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसके प्रॉपर सबसेट देखने हैं 1 2 3 4 सेट के, फिर उसमें से हमें वो सब प्रॉपर सबसेट लेने जो कि ये सिंगलटन 3 के सुपर सेट कहलाएंगे। अभी ये सब क्या फंडा है मैं आपको बता दूं, जब आप बोल रहे हो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, व्हेन यू से ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो बी में ए आ रहा ना, मतलब बी को हम बोलेंगे सुपर सेट ऑफ, बी को हम बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए, और ए को हम क्या बोलेंगे, सबसेट, सबसेट ऑफ बी, वो भी कौन सा वाला, प्रॉपर वाला। ये सिंबल दिख के आ रहा ना, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। तो जब ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी रहता तो बी क्या हो जाता है, सुपर सेट ऑफ ए हो जाता। ठीक है, क्लियर है बात। तो अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले सबसेट, प्रॉपर सबसेट लिखने हैं 1 2 3 4 के, तो चलो लिखते हैं प्रॉपर सबसेट्स ऑफ दिस सेट 1 2 3 4। तो आपको पहले पहले तो पता ही है, आपको तो पहले पता ही है कि सबसे पहला प्रॉपर सबसेट है तो एम्प्टी, फिर सिंगलटन, सब सिंगल सिंगल एलिमेंट्स वाले सेट बना दो प्रॉपर वाले, फिर डबल डबल वाले बना दो, तो उसमें आएगा 1 2 1 3, देन 1 3 के बाद 1 4, फिर 2 के साथ करो काम 2 3 2 4, फिर 3 के साथ 3 4, और बचा क्या अभी, तीन तीन एलिमेंट वाला 1 2 3 है ना, 2 3 4, और क्या आएगा 1 3 4, और कुछ बच गया और आएगा 1 2 3 4। इसमें से हमें अभी उनको उठाना है जो ये सिंगलटन 3 के क्या है, सुपर सेट से। तो अभी तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी ना, ए जो बी में आता तो बी क्या हो जाता है, सुपर सेट। तो हमें अभी ऐसे सभी ए ढूंढने हैं, ऐसे सभी ढूंढने हैं, मतलब हमें ऐसे सब सबसेट ढूंढने हैं जो सुपर सेट, मतलब जो सुपर सेट रहेंगे सिंगलटन 3 के। मतलब अभी हमें ऐसे सब सबसेट बी ढूंढने हैं जिसके अंदर ये सिंगलटन 3 आ रहा, ये सब हमें ढूंढने। तो कहाँ कहाँ पे, ये तो ये एक पहला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, है ना। ये आएगा क्या, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 क्या है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। उन्होंने क्लियरली बोला ना, प्रॉपर चाहिए हमें, प्रॉपर चाहिए बोला, तो 1 2 3 4 नहीं आएगा। तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6, ये 3 3 6 और 7 आया टोटल। तो इसका आंसर क्या लिख दूं मैं, ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते आगे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। लेट P, Q and R be the three distinct positive real numbers। P, Q, R क्या है, ग्रेटर देन 0 है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स है वो, और डी हमें दे के रखा है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स P Q R Q R P R P Q, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
इज डिटर्मिनेंट लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब हमें तो एक्सपांड करना है डिटर्मिनेंट। चलो करते एक्सपांड फिर। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स पी क्यू आर पी और क्या है आर पी क्यू, इसको हम डायरेक्ट एक्सपांड करेंगे, देखते क्या होता। पी इंटू क्या आ रहा हमें आर क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू इंटू आ रहा क्या आएगा माइनस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर माइनस आर पी, फिर प्लस आर इंटू क्या आएगा क्यू पी माइनस आर स्क्वायर। चलो इसको हम करेंगे ओपन द ब्रैकेट, तो क्या मिलेगा मल्टीप्लाई कर लो पी आर क्यूब माइनस पी का क्यूब माइनस क्यू का क्यूब माइनस आर पी क्यूब प्लस आर पी क्यूब माइनस आर का क्यूब। तो हमें क्या आ रहा है ये माइनस पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू कट रहा है, तो हमें एक्चुअली आ रहा है ये दिस इज इक्वल्स टू पी क्यू आर माइनस पी का क्यूब माइनस क्यू का क्यूब माइनस आर का क्यूब। So we got this. Now what we have to do is we have to analyze this कि ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। अभी इन्होंने क्या बोला था P, Q and R आर थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब वो तो जीरो है ही नहीं, तो ये तो जीरो आने की चांसेस नहीं है। ठीक है, P, Q, R आर नॉट इक्वल टू जीरो बट दे आर ग्रेटर देन जीरो। तो ये जो अमाउंट है P, Q, R ये ग्रेटर देन जीरो है एंड इसमें यहाँ पे P क्यूब क्यू क्यूब और आर क्यूब ये भी ग्रेटर देन जीरो, बट ये आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हो कि पी क्यू आर जो वैल्यू रहेगी दिस विल बी लेस देन पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आप निगेटिव को बाहर निकाल लो ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या रहेगी स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो रहेगी। यू कैन कंफर्म इट, जस्ट आप रैंडमली पी क्यू आर को कोई नंबर्स ले लो ना पॉजिटिव नंबर 1 2 3 लेके चेक कर लो, खत्म बात। एक के लिए सेटिस्फाई हो रहा मतलब सबके लिए हो रहा, आप चेक कर लो चाहे तो ये लेस देन जीरो आएगी, तो ये इसलिए मुझे क्या करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 5 कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 व्हेन इट इज एक्सपांडेड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x। अभी असेंडिंग पावर्स ऑफ x का एक्सपेंशन क्या है, ये 1 हमारा a है और x हमारा b है, a प्लस बी टू द पावर n वाला एक्सपेंशन रहता है ना आपको, तो ये यहाँ पे लगा दो क्या होगा ये nc0 1 प्लस nc1 x प्लस nc2 x का स्क्वायर सो ऑन कहाँ तक जाएगा, हमें लास्ट के 5 टर्म्स लिख के बताने। देखो लास्ट वाला टर्म क्या आएगा n 9c9 आएगा ना, n की जगह पे यहाँ पे 9 लिखना था मुझे, मैंने n लिख दिया। ठीक है, n की जगह पे यहाँ पे मेरे को 9 लिखना है। देखो फिर से लिखते हैं इसका फॉर्म एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन देखो क्या क्या आएगा, इसका आएगा 9c0 1 टू द पावर 9 प्लस 9c1 1 का पावर कम होता जाएगा x की पावर बढ़ती जाएगी, x आएगा, फिर 9c2 में x स्क्वायर आएगा, फिर 9c3 में क्या आएगा x क्यूब आएगा, ऐसे चलते चलते लास्ट वाला जो आएगा ना 9c9 उसमें x टू द पावर 9, उसके पहले वाले में क्या आता 9c8 x टू द पावर 8, उसके पहले वाले में 9c7 x टू द पावर 7, उसके पहले वाले में क्या आएगा 9c6 x टू द पावर 6 आएगा, उसके पहले वाले में कितने हो गए 1 2 3 4 हो गए और एक लिखना है 9c5 x टू द पावर 5। तो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लिख देती हूँ, तो बचे कितने, अभी एक ही टर्म बच गया था बेचारा, उसको भी लिख देते चाहे तो x टू द पावर 4 वाला। व्हाट डू वी वांट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सम ऑफ द लास्ट 5 कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन। अभी लास्ट 5 कोएफिशिएंट्स आप देख पा रहे हो, ये 9c5 9c6 9c7 9c8 एंड 9c9, इनका एडिशन चाहिए हमें, तो मैं लिख लेती हूँ। फिर हमें जो क्वेश्चन है हमारा वो है सम, जो है सम ऑफ 9c5 प्लस 9c6 प्लस 9c7 प्लस 9c8 प्लस 9c9। अभी देखो एक चीज, ये तो 9c5 बहुत बड़ा हो गया, 9c5 को आप 9c9 माइनस 5 लिखोगे तो 9c4 हो जाएगा, तो इसको 9c4 में लिखेंगे हम 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये 9c6 को हम 9c3 लिख सकते हैं, तो ये लिख सकेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस ये 9c7 को 9c2 लिख सकते हैं, तो ये 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1, 9c8 को 9c1 लिख सकते हैं, तो ये 9 इंटू 1 अपॉन 1 आएगा, प्लस 9c9 क्या होता, ये होता 1। तो इसकी हमें निकालनी है अभी वैल्यू, तो यहाँ पे देखो वी गॉट इट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर्स, फर्स्ट टर्म नंबर्स 9 टू ज़ा 18 18 7 ज़ा 126 हमें आएगा है ना, 18 7 ज़ा देखो 7 8 ज़ा 56 कैरी 5 7 प्लस 5 कितना होता 12 126 आता पहला टर्म, और दूसरा टर्म क्या आता देखो हमें आ रहा है यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 12 7 ज़ा 84
है ना, प्लस थर्ड टर्म का आंसर क्या आ रहा है, 9 4 जा 36, और बचा हुआ टर्म तो आसान है 9 + 1। तो अभी इसका एडिशन कर लो, इसका एडिशन कितना आता है ये, इसका टोटल का एडिशन देखो, 1 + 1 + 9 10, 10 + 6 16, कैरी फिर ये 4 है, 16 + 4 20, 26 कैरी 2 आ गया, फिर ये 4, एक 12 हो गया, 12 + 3 15, 15 प्लस कितना, अच्छा 15 कैरी 1, फिर ये 2 है ना, 256 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 50, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, तो हमें जो मैट्रिक्स कंसिडर किए वो नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, और बोला गया दो स्टेटमेंट, a into adjoint of a is equals to adjoint of a into a, is it true? Second, determinant of adjoint a is equals to determinant of a, second, ये देके रखा है, तो हमें चेक करना विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। तो ये तो सिंपल डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी के बेस्ड है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का डेफिनेशन, एडजॉइंट वाला डेफिनेशन क्या है, इट्स 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो आप इसको या तो ए प्री मल्टीप्लाई करो और यू पोस्ट मल्टीप्लाइड। ठीक है, प्री मल्टीप्लाइड पोस्ट मल्टीप्लाई, इसका आंसर क्या आता है आपको पता है क्या, मैं देखो बताती हूँ आपको, यहाँ पे आपको रिजल्ट डिराइव करके बताती हूँ। आप इसको प्री मल्टीप्लाई करो ए से, तो ये हो जाता ए इंटू एडजॉइंट ए राइट हैंड साइड में। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। अभी ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या दे रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ए। जब आप पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे, व्हेन यू पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब पीछे से, यहाँ पे मैंने आगे से ए मल्टीप्लाई किया, अगर पीछे से आप मल्टीप्लाई करोगे व्हेन यू पोस्ट मल्टीप्लाई, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आई इंटू डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है, ठीक से लिख देती हूँ इसको आपके लिए, पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मिलेगा। तो बेसिकली दोनों का ये जो है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, तो ये तो सही बात है, ये तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर द स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। सो इट्स क्लियर नाउ राइट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, ये प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी प्रूव की थी, मैंने भी आपको प्रूव करके बताई, सो इट इज करेक्ट। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट ऑन द नेक्स्ट लाइन। अभी ये देखो क्या है सेकंड स्टेटमेंट, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, सही है क्या गलत है, इसके लिए आपने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पढ़ के रखी है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपने पढ़ के रखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता, इट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 व्हेन ए इज ऑफ ऑर्डर, व्हेन ए इज ऑफ ऑर्डर n, जब a का ऑर्डर n है तो एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या रहता है, डिटरमिनेंट ऑफ a के पावर n-1 रहता। तो यहाँ पे हमें n क्या देखे रखा था, उन्होंने ऑर्डर 3 बोला था, तो n इक्वल टू 3 बोला, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3-1 दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर 2 आना चाहिए था, बट इन्होंने क्या देखे रखा, बंदों ने डिटरमिनेंट ए देखे रखा, जो कि रॉन्ग है। सही है क्या, ये रॉन्ग है राइट, सो देयरफॉर सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। फिर बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि था सर्कल चैप्टर से, द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन देख के कुछ याद आ रहा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या बोलते हैं, डायामीटर फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर फॉर्म। और इसके दो एंड पॉइंट्स कौन कौन से, पहला एंड पॉइंट है x1, y1 और दूसरा एंड पॉइंट होता है x2, y2, ये डायमीटर है सर्कल की, तो इसका जो सेंटर रहेगा इसका मिड पॉइंट रहेगा, वही तो उन्होंने पूछा है। और x1 y1 x2 y2 आप देख पा रहे हो क्या, x1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे शेड करके बताते हो, 2a जो है x1 की वैल्यू है, 2b जो है x2 की वैल्यू है, सिमिलरली 2c y1 की वैल्यू है, 2d y2 की वैल्यू है, तो हमें तो यहाँ पे मिल गया x1 क्या है 2a, y1 क्या है हमारा 2c और x2 क्या है 2b, y2 क्या है 2d। तो चलो मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा, सेंटर c, तो c का कोऑर्डिनेट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल रहे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिकॉज सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इन एनी सर्कल राइट। तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b अपॉन 2 कॉमा 2c प्लस 2d अपॉन 2, तो क्या आना चाहिए था इसको, ये आएगा a प्लस b कॉमा सी प्लस डी,
तो ये है सेंटर हमारा, सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज ऑप्शन सी। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52, और यहाँ पे देखे रखा है देयर इज अ पॉइंट 1, -1 विच इज वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर। मतलब स्क्वायर का कोई तो एक वर्टेक्स भला कौन है, 1, -1 है, ठीक है। और क्या बोला है 3x + 2y = 5 क्या है, इज द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो ये तो 1 बोला, तो ये अपनी मर्जी से ले सकते हैं, हम कैसे लेंगे, हमें तो पता है 2 डायगोनल होते हैं और 4 वर्टाइसेस है, तो हमने समझो ये डायगोनल की इक्वेशन, ये डायगोनल को मैं थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे इक्वेशन लिखती हूँ, इसकी इक्वेशन मैंने ले ली 2x + 2y = 3x + 2y = 5 मैंने ले ली। तो दूसरा जो बचा हुआ एंड पॉइंट्स है उसका वर्टाइसेस का कोई तो एक पॉइंट आप ये ले लो ना, आपको सॉल्विंग में आसान हो जाएगा। और वो पॉइंट क्या रहेगा, इट विल बी द पॉइंट थ्रू विच द अदर डायगोनल पासेस। अभी देखो आगे क्या बोल रहा बंदा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल। तो हमें ए बी का इक्वेशन दे के, हमें क्या देके रखा है, ए सी का इक्वेशन देके रखा है, हमें लाना है बी डी का इक्वेशन। बी डी के इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, स्लोप और पॉइंट। पॉइंट तो हमें पता कर लिया, क्वेश्चन से हिंट मिल गई। और हमें स्लोप कैसे मिलेगा, ये हमें पता है, क्या पता है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो हमें तो दिख के आ रहा ना, स्लोप ऑफ ए सी क्या है यहाँ पे -3/2 है, तो स्लोप ऑफ बी डी क्या रहेगा, -1 स्लोप ऑफ ए सी के रहेगा ना, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स इज -1। तो सेकेंड का स्लोप कैसे निकाला मैंने, -1 फर्स्ट का स्लोप करके, तो ये क्या दे रहा है 2/3 दे रहा। तो अभी तो हम इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं, y - y1 = m × x1 - x1, इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप पॉइंट फॉर्मूला है ना। तो y - y1 क्या ले लिया यहाँ पे, -1 है तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू m है हमारा 2/3, x क्या है, x ही है, x1 क्या है 1 है, तो इसको सॉल्व कर लो बस। 3y + 3 = 2x - 2, ये क्या देगा 2x - 3y, 3 को उधर लेके आओ, -5 दे रहा है ना लेफ्ट में, तो राइट साइड में 5 देगा। तो दैट इज द इक्वेशन नंबर सी, 2x - 3y = 5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 53 क्वेश्चन। लेट px, y be any point on the ellipse which is of equation 25x² + 16y² = 400, and if q 0,3 and r 0,-3 are 2 points, then what is pq + pr equal to। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने की रहेगी ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस सेशंस, क्योंकि ये जो है ना, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे प्रूव कर दोगे कि ये q 0,3 एंड r 0,-3 फोकाई ऑफ द एलिप्स है, तो हमें पता है कि सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द टू फोकाई इज कांस्टेंट, दैट वुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है। नाउ हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स नोन है, तो उसमें से हम पता करेंगे कि मेजर एक्सिस कौन है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट तो करेंगे, बट हमें कंफर्म करना है कि ये Q एंड R क्या है, फोकाई ऑफ द एलिप्स है, देन एंड ओनली देन इट विल बी ट्रू, बिकॉज वी स्टडीड दैट फॉर अ गिवन एलिप्स। अगर यू नो द टू फोकाई ऑफ द एलिप्स नेमली F1 एंड F2 एंड एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, तो आपने पढ़ के रखा है कि P(F1 + P(F2) का जो सम है ये कांस्टेंट रहता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, राइट। ये आपने पढ़ के रखा है एलिप्स के बारे में, तो हमें यही यूज करना है यहाँ पे। सबसे पहले देखो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हम लिखेंगे x² + 16 y² / 25 = 1 लिख सकती हूँ क्या मैं, है ना। 25x² + 16 y² = 400 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी डिवाइडेड इट बाय 400 थ्रू आउट द इक्वेशन, सो वी गॉट दिस। अभी ये जो है यहाँ पे देखो a² की वैल्यू है 16 और b² की वैल्यू है 25, तो ये कौन सा टाइप का एलिप्स है हम देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे a की वैल्यू जो है 4 है, जो कि लेस देन b की वैल्यू 5। तो यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है ये एलिप्स का मेजर एक्सिस कौन है, y एक्सिस है, ठीक है, मेजर एक्सिस इज y। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर 2b करके बन जाएगा, बट हमें कंफर्म तो करना है ना कि इसकी जो ये q और r जो है ये फोका है, तो उसके लिए हमें इसका फोका हमें पता है, इसका फोका क्या रहता है, इसका फोका रहेगा 0 ± b के फॉर्म में। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है √1 - a² / b², ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, a² b² कितना है 1 - a² कितना था हमारा 16, b² कितना था 25, तो ये आएगा 25 - 16 अंडर द रूट में कितना आएगा कितना 9 ना, 9/25 दैट इज 3/5 आएगा। तो इसेंट्रिसिटी 3/5 है, मतलब 0, ± b अभी निकालो, ये कितना आएगा 0, ± b की वैल्यू थी हमारी कितनी 5 ना, इनटू विथ 3/5, तो दिख के आ रहा ना हमें क्या मिल गया 0 ± 3। अभी इन्होंने मतलब हमें यहाँ पे कंफर्म हमें पता चल गया कि ये जो Q एंड
आर है, दीज आर फोकाई, दीज आर फोकाई ऑफ गिवन एलिप्स। तो अभी मैंने आपको पढ़ा के रखा, जब भी आपको पता चला कि दो फोकाई है और एक पॉइंट है रैंडम वेरिएबल पॉइंट पी, तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू क्या रहता है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या रहेगी इसकी, 2b रहेगी, है ना। तो देयरफॉर इसका आंसर, ये सम का आंसर क्या आना चाहिए, सम दैट इज पी क्यू प्लस क्यू आर का एडिशन आना चाहिए 2 इंटू बी, बी कितना है अपना 5, तो 2 इंटू 5 कितना आएगा 10, तो इसका आंसर हो गया फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी। समझा यहाँ पे हिंट क्या था, जस्ट आपको वेरीफाई करना था ये क्वेश्चन में कि ये क्यू एंड आर फोकाई है क्या। इसके लिए हमने क्या किया, ये एलिप्स को स्टैंडर्ड में इक्वेशन में लिखे, ए और बी पता किया, मेजर एक्सिस पता किया, फोकाई निकाला, कंफर्म किया था कि फोकाई यही है, तब जाके हमने लिया इसका फॉर्मूला जो हमें पता है, इट इज लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, सम इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो हमारा आंसर होगा। क्लियर है स्ट्रक्चर ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 54 और बोला गया इफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, कौन कौन से लाइन है देखो, x प्लस टू इक्वल टू 0, y प्लस टू इक्वल टू 0 एंड kx प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। तो ये तीनों लाइन से एक ट्रायंगल बनता है, उसका सर्कम सेंटर बोल के रखा है, वो क्या है -1, -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अभी ऐसे सम को आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के ही समझना होगा, ऐसे तो हवा में हम इसको समझ नहीं सकते, है ना। तो सबसे पहले देखो ट्रायंगल को हम बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, हमारे पास जो इक्वेशंस है x प्लस टू इक्वल टू 0, ये क्या है, x इक्वल टू -2 है, मतलब इट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये लाइन है ना, x इक्वल टू -2, और दूसरा क्या है लाइन y प्लस टू इक्वल टू 0, तो ये क्या है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगी, ये लाइन है, ठीक है। ये तो हमें पता है ये परपेंडिकुलर, ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो गया ना, -2 से यहाँ पे 2 शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो गया, तो ये तो परपेंडिकुलर ही आने हैं। These are corresponding the line parallel to x and y axis, जो कि परपेंडिकुलर टू ईच आएंगे। चलो बढ़िया, हमें ट्रायंगल मिल जा रहा, राइट ट्रायंगल। अभी ये कोई तो रैंडम लाइन है, ऐसे बना लो ना, ये पक्का दो को इंटरसेक्ट करेगी, ये कहाँ से जाएगी कहाँ से आएगी हमें कुछ पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसे बना लेते हैं। तो ये है लाइन हमारी के एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। तो हमें क्या पता चला है कि ये राइट ट्रायंगल है करके पता चला, बिकॉज ऑफ दिस टू इक्वेशंस, ठीक है। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए, राइट ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर रहता है ना, वो रहता है हाइपोटेनस के ऊपर, कहाँ रहता है वो, हाइपोटेनस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इन राइट ट्रायंगल सर्कम सेंटर जो होता है, द सर्कम सेंटर लाइज ऑन हाइपोटेनस। अभी हाइपोटेनस कौन है, एक इक्वेशन है, अभी सर्कम सेंटर इक्वेशन पे लाई करता मतलब वो सेटिस्फाई करता, तो हमें यहाँ पे क्या पता है, देयरफॉर हमें पता चला कि ये जो -1, -1 है, ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ द हाइपोटेनस, दैट इज kx प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। तो फिर निकालो अभी k की वैल्यू, तो ये हो जाएगी k इंटू -1 प्लस टू इक्वल टू 0, दैट इज -k। अच्छा मैंने यहाँ पे y की वैल्यू नहीं डाली, ये -1 है ना, तो ये कितना हो जाएगी -k और +1 इक्वल टू 0, दैट इज -k इक्वल टू -1, दैट इज k इक्वल टू हमें क्या आ रहा है, k इक्वल टू 1 आ रहा है, तो k की वैल्यू हमें क्या मिली, ऑप्शन सी मिली, ठीक है 1। क्लियर है बात, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 55। इन अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं 4ax से, जिसमें हम देख सकते हैं कि 4a की वैल्यू क्या है 1 है, तो a की वैल्यू क्या है 1/4 है। चलो बढ़ते आगे, बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड इंक्लाइन टू द x एक्सिस एट एन एंगल थीटा। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपके पास जो पैराबोला है वो कौन सा पैराबोला है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है ना, y स्क्वायर इक्वल टू x वाला, और यहाँ पे एक कॉर्ड पास हो रहा है, कहाँ से, वर्टेक्स से लेके, वर्टेक्स से पास हो रहा है, बट वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा, तो मतलब ये इस टाइप का है, तो ये जो है ना एंगल थीटा बना रहा। दिस इज द कॉर्ड विच इंटरसेक्टिंग द पैराबोला एट 2 पॉइंट, एक तो पॉइंट है 0,0, दूसरा पॉइंट अननोन है p x, y। आपको पता है ना पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, 80 स्क्वायर 280, ये होता है कि नहीं, पता है कि नहीं आपको। और यहाँ पे उन्होंने बोला ये जो लाइन है PO, इसको PO बोलते, PO इज मेकिंग एंगल थीटा, तो हमें पहचानना है कि क्या करेक्ट है इसमें से। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम में यहाँ पे हम P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा ट्रायंगल PO जो कि है राइट ट्रायंगल। इसका x कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो ना, 80 स्क्वायर है, और y कोऑर्डिनेट क्या है 280 है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्जैक्टली P का कोऑर्डिनेट्स क्या है, a इंटू टी स्क्वायर, a क्या मिला हमें 1/4, तो ये है t स्क्वायर बाई 4, और y कोऑर्डिनेट क्या है 280, मतलब 2 इंटू 1/4 मतलब 1/2, दैट इज t/2। तो ये हमारा पॉइंट P। तो हमें ये पॉइंट P से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो मिल ही गया, है ना।
तो हम यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखो हमें देखे रखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा के फॉर्म में। तो मैं तो साइन थीटा पहले निकाल लेती हूँ, देखते क्या है साइन थीटा। तो अभी हम ये ट्रायंगल में साइन थीटा लिखने जा रहे हैं। साइन थीटा क्या आएगा, देखो साइन थीटा, थीटा का अपोजिट पीएम अपॉन हाइपोटेनस क्या है ओपी। अभी पीएम क्या है आपको पता है क्या, पीएम जो है ना ये दिख रहा है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, कितना है वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 280 है। 280 मतलब कौन, t/2, तो ये आ जाएगा t/2 ओपी। तो हमें ओपी, हमें जो है ना टी की वैल्यू मिल रही है, देखो टी की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 टाइम्स ओपी टाइम्स साइन थीटा, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोलती हूँ। मुझे कॉस थीटा भी तो चाहिए ना, तो यही फिगर में अभी हम लोग कॉस थीटा के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो कोसाइन थीटा क्या आएगा, देखो एडजेसेंट क्या है ओएम, है ना, ये ओएम क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, इसका ये क्या डिस्टेंस है, इट विल गो पैरेलल टू एक्स। तो ये एक्स कितना था यहाँ पे भला, t²/4 था ना, तो ये आ जाएगा t²/4 अपॉन हाइपो ओपी। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर तो हम फिर से टी इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं, टी की वैल्यू हमने ले ली है ना, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो टी की वैल्यू है 2 टाइम्स ओपी टाइम्स साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है ना, और ओपी है, ठीक है। तो इसमें देखो फिर क्या हो रहा, हमें cos थीटा इक्वल टू अभी मिलने जा रहा, ये 4 तो ये पूरा कट जाएगा, और ओपी का स्क्वायर में से एक ओपी कटेगा, ठीक है, एक ओपी बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें ये इक्वेशन मिल रहा cos थीटा इक्वल टू ओपी साइन स्क्वायर थीटा। बट ओपी क्या है, यही हमारा क्वेश्चन था क्या, देखो एक बार क्वेश्चन में क्या बोला था, लेंथ ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल थीटा। ये ओपी था हमारा कॉर्ड जिसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो ओपी की वैल्यू हमें क्या मिलने जा रही है, cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये जो ना रेशियो में आएगा 1/1 में आएगा। तो मैं क्या लिखूंगी उसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर थीटा को कोसेकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। समझ में आया क्या आपको, देखो एक बार रिवाइज कर देती हूँ सॉल्यूशन। तो हमने सबसे पहले तो पैरामीट्रिक पॉइंट लिखा, पैरामीट्रिक पॉइंट लिखने के बाद उसमें ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इक्वेशन ऑफ पैराबोला से ए को ढूंढ लिया। तो पैरामीट्रिक पॉइंट मिलने के बाद हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, साइन थीटा निकाला, है ना, उसमें से टी की वैल्यू निकाली, कोसाइन थीटा निकाला, उसमें टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने, है ना, दिख क्या रहा है ये स्टेप, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर उसमें सॉल्व किया, बस हमें लेंथ ओपी मिल गई जो कि थी लेंथ ऑफ द कॉर्ड रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, जो कि हमें मिली cos थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते आगे, फिर यहाँ पे टिक कर देते, ऑप्शन बी है हमारा, और आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, अंडर विच कंडीशन आर द पॉइंट्स कोलिनियर। 3 पॉइंट्स देके रखे, वो कोलिनियर कब होते हैं, जब उनसे ट्रायंगल नहीं बनता, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रहता है, तब जाके पॉइंट्स क्या बनते हैं, 3 पॉइंट्स कोलिनियर बनते हैं, ये चीज हमें पता है। तो हमें कोलिनियरिटी के लिए डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, ए बी पॉइंट्स है, सी डी पॉइंट है, और ए माइनस सी बी माइनस डी है। तीसरा क्या लेते हैं हम लोग, कॉलम 1 1 1 लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते। तो लेट अस एक्सपांड दिस डिटरमिनेंट नाउ, इट इज ए इंटू क्या आ रहा है, ए इंटू, देखो एक बार चेक कर लेते पॉइंट सब सभी सही है क्या, ए बी 1 सी डी 1 ए माइनस सी 1। So let's expand this. This is a into what, d into 1 d minus 1 into b minus d, minus b plus d होगा। Then minus b into क्या आ रहा है हमें, c minus a plus c, ठीक है, चेक करते जाओ आप। फिर ये प्लस 1 इंटू क्या आएगा, c इंटू b माइनस d करो, दैट इज बी सी माइनस सी डी, फिर माइनस d इंटू a माइनस c, कितना होगा ए डी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना डी सी इक्वल टू 0। तो क्या क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, पहले ब्रैकेट में देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में डीसी और सीडी ये तो कैंसिल हो रहा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो अभी हम इसको और एक बार लिखते हैं, देखो हमें मिल रहा है ये 2d माइनस बी, और यहाँ पे माइनस बी इंटू 2c माइनस ए, प्लस यहाँ पे क्या मिल रहा है, बी सी माइनस ए डी मिल रहा है इक्वल टू 0। चलो आगे की लाइन पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या मिल रहा है, a इंटू 2d दैट इज 2ad माइनस a इंटू बी ए बी माइनस 2bc माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी आ रहा, देन प्लस बी सी आ रहा, माइनस ए डी इक्वल टू 0। अभी इसमें देखो क्या क्या सिंप्लीफाई हो रहा, ये 2ad माइनस ए डी एक ए डी देगा, और माइनस 2bc प्लस बी सी एक माइनस बी सी देगा, और ये तो ए बी माइनस ए बी तो कट गया इक्वल टू 0। तो हमें मिल गया कंडीशन ए डी इज इक्वल टू बी सी, जो कि देखे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट चॉइस, सिंपल सॉल्विंग पे था ये, ठीक है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57, और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल, if D 2,5 and E 5,9 are the midpoints of the sides AB and AC respectively, then what is the length of the side BC?
ये तो मैं बोलूंगी सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर का क्वेश्चन था और हमें ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगेगा। कैसे देखो, विजुअलाइज करो फिगर को। हमारे पास एक ट्रायंगल है, एबीसी है ट्रायंगल का नाम, और जो दे के रखा है डी एंड ई, दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए एंड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो डी है ए बी का मिड पॉइंट, ई है ए सी का मिड पॉइंट। तो इसको कनेक्ट करेंगे ना, हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ के रखा है 9th की ज्योमेट्री में। डी जो रहता है बीसी को पैरेलल रहता है और डी की लेंथ कितनी रहती है, हाफ ऑफ द बीसी की लेंथ रहती है। ये हमने ज्योमेट्री में पढ़ के रखा है। कहाँ पे, ज्योमेट्री में। ठीक है, अभी ये बंदों ने हमें क्या पूछा यहाँ पे ये क्वेश्चन में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी। बीसी की लेंथ क्या रहेगी, डबल रहेगी डी के। डी की लेंथ हम निकाल सकते हैं जो कि है मिड पॉइंट्स, और उन्होंने डी और ई के तो कोऑर्डिनेट्स दे के रखे ना डी एंड ई के, तो बहुत आसान है। हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ डी लेंथ निकालनी है। अंडर द रूट ऑफ निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्या करेंगे 2 - 5 द स्क्वायर प्लस 5 - 9 द स्क्वायर। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर विद इन द रूट वाला। ठीक है, तो ये क्या है, अंडर द रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9, ये -4 का स्क्वायर 16 ही होता, 9 + 16 25, रूट 25 का वैल्यू आता है 5। तो डी हमें कितना मिला, 5 मिला। तो ये इंप्लाई कर रहा है बीसी क्या है, यहाँ से देखो बीसी क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ डी, दैट इज 10 यूनिट्स आएगा ना। तो इसका क्या है आंसर, ऑप्शन बी है। ठीक है, बढ़ते आगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमने कर लिया राइट, इसका तो ऑप्शन बी। बढ़ते आगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है हमारा। इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, k टू द लाइन इज 3, 1। क्या दिया है, यहाँ पे एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें पता है 3x - 4y - 5 = 0 करके। इस लाइन के ऊपर एक फुट ड्रॉ, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। उन्होंने बोला है इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है 0, k, जो लाइन को फुट ड्रॉ किया, ये है फुट f, इज कितना है f का कोऑर्डिनेट्स 3, 1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। आसान सा सवाल है कि नहीं। देखो ये जो लाइन है हमारी लाइन 1 है, ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे OF, ये लाइन है L2। आपको पता है L1 का और L2 का स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहेगा, -1, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। और एक दूसरी बात हमें क्या पता है, ये जो 0, k है, दिस इज लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन L2। L2 का इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। क्यों, कैसे लिख सकते हैं, आपने पढ़ के रखा है ना, अगर ax + by = c इक्वेशन ऑफ L1 है, अगर L2 लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे ये जो है ना x और y का कोएफिशिएंट चेंज होता है, क्योंकि इसका स्लोप होता है -a/b, और जो लाइन बनेगी परपेंडिकुलर लाइन, इसकी परपेंडिकुलर लाइन, उसका स्लोप क्या रहेगा, -1/-a/b, मतलब ये क्या होता है, b/a होता। तो ये हो जाता है bx - ay हो जाता, bx - ay = सम कांस्टेंट c। यहाँ पे कुछ तो c' ले लेते, कोई और कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता, अगर ये नहीं होता है कोई मतलब नहीं, ये सब भूल जाओ, मैं आसान तरीका बता देती हूँ, आप कंसेप्ट से सॉल्व करो। ठीक है, अगर मिस्टेक हो रही है तो भूल जाओ। तो ये चीज हमें पता है कि L1 × L2 स्लोप की बात हो रही है, स्लोप ऑफ L1 एंड स्लोप ऑफ L2 का प्रोडक्ट क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो मैं यहाँ फटक से यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मुझे L1 का स्लोप पता है ना, स्लोप ऑफ L1 क्या है, -a/b का फॉर्मूला लगाओ, तो ये आएगा -3/-4, दैट इज 3/4। तो स्लोप ऑफ L2 क्या बोलूं मैं, -1/3/4, दैट इज ये हो जाएगा -4/3। तो अभी मैं आसानी से इक्वेशन ऑफ L2 लिख सकती हूँ। मुझे पता है 0, k जो है इसके ऊपर लाई करता है और f भी इसके ऊपर लाई करता है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन तो लिखती हूँ, इक्वेशन ऑफ L2। यहाँ पे हम लोग पॉइंट लेंगे f, जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 3, 1, जो कि लाई करता है लाइन पे, OF लाइन पे लाइन करता है, जिसके अंदर फुट है ना। और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप हमें मिला -4/3। तो फॉर्मूला लगा y - 1 = m की वैल्यू -4/3, x - x1 कितना है 3a। तो इसको सॉल्व करो, 3y - 3 = -4x + 12। तो ये आएगा 4x + 3y = ये 12 + 3 15। ये मिल रही है हमें इक्वेशन ऑफ, ये मिल रही है हमें इक्वेशन ऑफ लाइन L2। बट इसी पे क्या करता, अपना जो पॉइंट O है, O लाइज ऑन इट, है ना, जिसके अंदर 0, k के कोऑर्डिनेट्स है। तो इसी में सॉल्व करेंगे फिर 4 × 0 + 3 × k = 15, मतलब k की वैल्यू तो हमें मिल गई ना 5। तो k की वैल्यू क्या है, c है, दैट इज 5। क्लियर है क्या सॉल्यूशन। देखो एक बार बताती हूँ मैंने क्या नॉलेज यहाँ पे यूज किया। मुझे पता है ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है, इसका जो फुट है, ये फुट वो परपेंडिकुलर पे भी लाई करता, ये लाइन पे भी लाई करता। तो लाइन की इक्वेशन आपके पास थी, उससे स्लोप निकाल लिया।
फिर हमने गेस किया क्या हो सकता है, ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, ये होता है -1 अपॉन द स्लोप ऑफ गिवन, तो वो मिल गई। और हमें पता चला कि इसकी इक्वेशन लिखने के हमें तरीके, ये पॉइंट और ये स्लोप यूज करके हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं जो हमने लिखी। इक्वेशन निकालने के बाद हमें और एक पॉइंट पड़ा है ना, उससे हमें आंसर मिल जाएगा, 0, के इस पे लाई करता, ये वाली इक्वेशन L2 पे, तो हमें मिल गया इस तरह से k का आंसर। क्लियर है, मैंने पूरा अभी स्केच ही बता दिया आपको सोल्यूशन कैसे अप्रोच करना था। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59, और इसमें हमें निकालना है ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस। अभी बताती हूँ, जब भी आपको ऑब्ट्यूज एंगल निकालना होता है तो tan थीटा वाला फॉर्मूला जो आप मॉडुलस में लेते थे ना, वो मॉडुलस में नहीं लेना। मॉडुलस कब लेते हैं हम, जब हमें एक्यूट एंगल ढूंढना होता है। अभी ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ये विदाउट मॉडुलस पे ही लिखते हैं फॉर्मूला, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है जिसका स्लोप हमें पता है। m1 की वैल्यू हमें पता है 2 माइनस √3 और m2 की वैल्यू हमें पता है 2 प्लस √3, तो निकालते हैं फिर। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, पुट करो m1 की वैल्यू 2 माइनस √3, m2 की वैल्यू माइनस में पुट करो तो ये हो जाएगा -2 माइनस √3, डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 इंटू m2, ये क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, तो ये होता है 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 2 कट रहा और हमें मिल रहा -2 √3 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो ये हमें आ रहा -√3। तो अभी मैं आगे की लाइन पे बताती हूँ हमें क्या मिला, हमें मिला tan ऑफ थीटा इक्वल टू -√3, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस tan ऑफ 60 डिग्री। और tan निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ 180 माइनस थीटा करके, अभी थीटा इधर 60 है ना, tan ऑफ 180 माइनस थीटा लिखा, तो tan ऑफ कितना है ये 180 माइनस 60 120 डिग्री मिला कि नहीं हमें, tan थीटा इक्वल टू tan 120 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, रिक्वायर्ड ऑब्ट्यूज एंगल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हियर। क्लियर है। अभी देखते हैं आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, जो कि है बेस्ड ऑन अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हैव अ लुक, हमें दिए गए दो इक्वेशंस 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0। देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, ये लाइंस पैरेलल है, दिख क्या आ रहा है, क्या माइनस ए बाई बी माइनस ए बाई बी, उनका स्लोप सेम है, ठीक है, पैरेलल लाइन से। एंड बोल भी रखा है कि दीज आर द इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के अपोजिट साइड तो पैरेलल होते हैं, तो दिस इज ऑब्वियस। ओके, आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, मतलब हमें यहाँ पे लगाना है डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्योंकि डिस्टेंस ही हो जा रहा है इधर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। ये आप मान लो ना, ये दो इक्वेशंस ऑफ द लाइन है जो कि गिवन टू लाइन पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो इन्होंने हमें दोनों के लाइन की इक्वेशन तो दे के रखी है, बढ़िया अच्छी बात है। ये है हमारा लाइन 1 और दूसरा है 3x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0, लाइन 2, लाइन 1 लाइन 2, L1 पैरेलल टू L2 है ना, और ये डिस्टेंस ही, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज द साइड A which is same for which is the side of the square, you know all sides in square are equal right, ये तो सब a हो जाएगा। तो हमें a निकालने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला लगाना होगा, कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या, नहीं पता है तो बता देती हूँ, देखो ये फॉर्मूला होता है c2 माइनस c1 मॉडुलस में लेते अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्चुअली हमारे दो लाइन्स हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू c1, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू c2, क्योंकि ये दो तो पैरेलल लाइन्स है ना, इसीलिए ऐसे आता है फॉर्मूला डिस्टेंस का, ठीक है। अभी आपको मैंने समझा है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आया, ये आता है ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, और हमारे दो पैरेलल लाइंस हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये है ना, ये हमारा C2 है, राइट हैंड साइड में ले लो -15, और C1 क्या है हमारा +5 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -15 -5 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये क्या देगा हमें -20 अपॉन अंडर द रूट 25, दैट इज मॉडुलस में -20 अपॉन 5, दैट इज क्या दे रहा है हमें, मॉडुलस ऑफ -4, मॉडुलस ऑफ -4 क्या होता है, 4 यूनिट। तो हमें डिस्टेंस क्या मिला, हमें डिस्टेंस मिला 4 यूनिट्स। तो अभी हमें क्या चाहिए था, एरिया ना, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगी, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर यूनिट हो जाएगी हमारी एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर। लॉजिक समझ में आया ना, वो जो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन है, तो ये फॉर्मूला लगा के हमने ऑब्टेन किया वो डिस्टेंस को, डिस्टेंस स्क्वायर हो गया तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गई, राइट।
Hopefully, session is going to be helpful to you. Stay tuned with me on my channel Maths and Matrix. I will meet you in the next session. But meanwhile, do not forget to share the session with your friends and like the session, and do subscribe to my channel if you are not subscriber 8. I would be keep coming with such important videos for your preparation towards NDA 1 2022.